से एक बार रिपीट करना प्लीज। किसको? हाँ, ये रिपीट करने की कह रहे हो? हाँ, अभी रिपीट कर देते हैं। रिकॉर्डिंग ठीक है, ऑन है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी में हमने लिखना स्टार्ट किया है। पुरानी जो बातें हैं वो मैंने आपको याद दिला दी। कंडक्टिविटी रिलैक्सेशन टाइम पर कैसे डिपेंड करती है, इसलिए रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है। और मेन फैक्टर, रूट फैक्टर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, कंडक्टर के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होने पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन फास्ट हो जाता है, मीन रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस हो जाता है, कंडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है और उसका इफेक्ट आता है रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो गाइस कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। तो कैपिटल टी, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के। तो कनेक्शन सारे आपने देख लिए है ना। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी में फटाफट लिखिए क्या लिखा गाइस अभी तक? द इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, क्या लिखा? द रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मेटेलिक कंडक्टर, ऐसा कुछ? यस सर। यस सर। आगे लिखिए द रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मेटेलिक कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर। हाँ भाई, तो इनको आउट करते हैं फटाफट। तो ऐसे बता दिया करो, कोई आउटसाइडर आ जाते हैं एक बार में। हाँ भाई, तो एट एनी टेम्परेचर लिखिए है ना, एट एनी टेम्परेचर is approximately given as लिखिए। एक फॉर्मूला आपको लिखना है और फटाफट लिखना है। तो इसमें 5 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कौन क्या है। 5 फिजिकल क्वांटिटीज, एक है रो एट टी टेम्परेचर, रो 0 इनिशियल टेम्परेचर, इसको T0 लिखना पड़ेगा गाइस, है ना। रो एट T0, तो T है हाई टेम्परेचर, T0 है लो टेम्परेचर। बिग ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस अल्फा। अल्फा की बात करेंगे, क्या होता है अल्फा? स्मॉल ब्रैकेट में प्रोडक्ट में लिखा हुआ है T माइनस T0, टेम्परेचर डिफरेंस कहते हैं इसको, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। तो अब इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। पहले बताइए, फॉर्मूला लिख लिया? यस सर। सभी ने लिख लिया? बाकी लोग ठीक है? यस सर। यस सर। 1 2 3 4 5 5 फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पर है। 1 2 3 4 5। तो कौन क्या है पहले वो सुन लो, है ना। तो यहाँ पर T0 क्या है? लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर किसी कंडक्टर की हम बात करेंगे, लाइक एक हमारे पास मेटल का छोटा सा वायर है PQ, है ना। हमने इस मेटल के वायर का T0 टेम्परेचर पर, है ना, एट T0 टेम्परेचर पर हमने इसका रेजिस्टेंस पता लगाया और रेजिस्टिविटी पता लगाई। रेजिस्टेंस भी पता लगा लिया, रेजिस्टिविटी भी पता लगाई, विच इज लो टेम्परेचर है इसलिए। सेम PQ कंडक्टर का हमने किसी हाई टेम्परेचर पर एट T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, T पहले था T0 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर पर हमने अगेन रेजिस्टेंस पता लगाया और रेजिस्टिविटी पता लगाई। और अब जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी रिसीव हो रही है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। रीजन आपको मैंने पहले ही बता दिया कि किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन का रैपिड मोशन फास्ट हो जाता है, मीन रिलैक्सेशन टाइम लो हो जाता है
और उसका इफेक्ट आता है कंडक्टिविटी पर, रेजिस्टिविटी पर। कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और कुछ गलत बोल रहे हैं ना, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। अच्छा, मीन रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है, रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाती है। रेजिस्टिविटी के ज्यादा होने से रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाता है। अब देखिए, तो दो बातें आपको बता दी मैंने, T0 इनिशियल टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, T फाइनल टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। अब यहाँ पर रो एट T0 है ना, तो लो टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी, रो एट T हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी। अब ये अल्फा क्या है, तो अल्फा को कहते हैं, जिस कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, ये कंडक्टर किसी मेटल का बना हुआ होगा, तो उस पर्टिकुलर मेटल के लिए अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इसको कह सकते हैं ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो भाई इस फॉर्मूले के नीचे लिखिए हियर, फटाफट लिख लीजिए, T0 इक्वल टू, है ना, T0 क्या है, लो टेम्परेचर, T क्या है, हाई टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी एट लो टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी एट हाई टेम्परेचर, और अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। एक फॉर्मूला है, तो इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी थी कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है। कंप्लीट होते इंफॉर्म करना गाइस। इसकी यूनिट भी होती है यहाँ पर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की एक यूनिट होती है, और वो होती है डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो फॉर्मूले को देखकर पता लग जाता है कि अल्फा की यूनिट क्या होगी। यहाँ पर रेजिस्टिविटी है तो यहाँ पर भी रेजिस्टिविटी है, इसका मतलब इस बिग ब्रैकेट की यूनिट कुछ नहीं होनी चाहिए, यूनिट लेस होना चाहिए बिग ब्रैकेट। तो इस बिग ब्रैकेट में दो टर्म है, एक वन विच यूनिटलेस अल्फा इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस भी टेम्परेचर ही होता है, और टेम्परेचर की यूनिट हम जानते हैं आइदर डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। दैट मींस अल्फा को क्या होना चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स, तब जाकर सेकंड वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, यूनिटलेस। अल्फा की यूनिट मैंने लिखी है डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। तो लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी एट लो टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये सारी इंफॉर्मेशन लिख ली हो तो इन्फॉर्म करें। यस सर, यस सर। अभी नहीं लिख ली ना, ओके। तो इस फॉर्मूले को यूज लेकर कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, जो फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के लिए ट्रू है ना, वो फॉर्मूला सिमिलरली वो फॉर्मूला रेजिस्टेंस के लिए भी ट्रू है। तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली फॉर रेजिस्टेंस, सिमिलरली फॉर रेजिस्टेंस आर टी हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, जैसे रो टी हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी है, तो यहाँ हो जाएगा आर एट T0 बिग ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस T0
ब्रैकेट क्लोज। तो जो फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के लिए ट्रू है एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के लिए भी ट्रू होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में जो रिलेशन है वो आप जानते हैं, R इक्वल टू रो L अपॉन E। तो किसी मेटेलिक कंडक्टर के टेम्परेचर में अगर थोड़ा इंक्रीमेंट करते हैं तो उसकी डायमेंशन तो हमें एग्जैक्टली वही दिखती है, बट उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। किसी है ना मेटेलिक कंडक्टर के लिए L और A फिक्स हैं, रो इंक्रीज होने से R इंक्रीज होगा प्रोपोर्शनली, इसलिए नेचर सेम है फॉर्मूलाज की। तो मुझे फॉर्मूला से आपको इंट्रोडक्शन आपका करवाना था, तो ये जो फॉर्मूलाज लिखे हैं इनका डेरिवेशन, इनकी प्रूफ सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मुझे आपको फॉर्मूलाज से इंट्रोडक्शन करवाना था। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसकी यूनिट क्या है पता होनी चाहिए, ठीक है। यस गाइस, अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। यस गाइस, तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन फटाफट देख लें, कर लें। ऑडियो वीडियो सबके ठीक है? Yes, sir. यस सर। ऑडियो वीडियो सबके ठीक है? तो क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम फॉर्मूला है ना लर्न करने की कोशिश करते हैं तो लर्न नहीं होता है, बट किसी फॉर्मूले को आप बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज ले लेते हैं तो नेचुरली वो आपके ब्रेन में फिट हो जाता है। तो हम आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3.5, टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन है 3.5, क्वेश्चन नंबर 3.5, फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें आप लिख सकते हैं गिवन। तो गिवन क्या क्या है देखिए, T0 लो टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड क्वेश्चन में गिवन है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना एट रूम टेम्परेचर, तो गाइस आपको पता होना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, दैट मींस अंडरस्टूड है साइंस में 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और रूम टेम्परेचर पर किसी मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस गिवन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस गिवन है। आपको वो हाई टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, वो हाई टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जिस पर उस मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होकर कितना हो जाता है 117 ओम हो जाता है, जो कि पहले कितना था 100 ओम। लो टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर कितना हो जाता है 117। उस हाई टेम्परेचर का पता लगाना है, और वो मेटेलिक कंडक्टर, वो हीटिंग एलिमेंट जिस मटेरियल का बना है उस मटेरियल के लिए अल्फा गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ है ना टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी गिवन है, और वो है 1.7 × 10⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो आपको पता क्या करना है, वो हाई टेम्परेचर जिस पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होकर 117 हो जाता है। स्टार्ट कर सकते हैं? यस सर। तो आधा काम तो समझ लो, जिनको फॉर्मूला है ना हो गया। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 1 मार्क तो आपको फॉर्मूला लिखने के मिलेंगे। फॉर्मूला लिखने के तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, वी नो आर टी इक्वल टू, देखिए टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस गिवन है तो रजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हमें रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लिखेंगे। दोनों का नेचर सेम है। R at T0 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट T माइनस T0, फॉर्मूला ठीक है। लोकेश कुमावत, अभी नए बच्चे पता नहीं कहां से रहते हैं। भाई नीलेश क्लास में है क्या? यस सर। Yes, sir. आपके भाई के नाम से कौन आ रहा है? लोकेश कुमावत, गलत है भैया, ठीक है भाई। आपके भाई की फिजिक्स तो वैसे ही अच्छी थी है ना भाई। आपको सभी को बता दूं, नीलेश कुमावत शायद आप जानते होंगे, अपनी क्लास में हैं। उनके ब्रदर है ना 100 आउट ऑफ 98 मार्क्स 12th बोर्ड में ला चुके हैं।
किसमें नीलेश 19 में? Yes, sir. और फिजिक्स में सीबीएसई वालों ने उनको मेरिट सर्टिफिकेट भी दिया था फिजिक्स में। तो ब्यावर में हाईएस्ट मार्क्स थे 2019 में, और अब पता नहीं उनके नाम से कोई एंट्री मारने की कोशिश कर रहे थे। ओके, तो आप में से कोई है जिसने हाई टेम्परेचर पता कर लिया हो? यहाँ इस फॉर्मूले में कितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं? कितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं? 5। 1 2 3 4 5। अब आपको कभी भी इस फॉर्मूले को यूज लेकर कोई क्वेश्चन सोल्व करना हुआ तो क्वेश्चन में 4 फिजिकल क्वांटिटीज, 5 में से कोई 4 फिजिकल क्वांटिटीज आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गिवन होगी। इस क्वेश्चन में 4 फिजिकल क्वांटिटीज डायरेक्ट गिवन है, 1 2 3 4। इसका पता लगाना है, कोई भी कर सकता है। स्टार्ट करें गाइस, वैल्यू पुट करें। 117 100 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 ब्रैकेट t माइनस 27। देखो भाई वैल्यू सही पुट कर दी मैंने, हाँ ना बता दो। Yes, sir. बिल्कुल ठीक है, डिवाइड दो भाई इधर, ये कितना हो जाएगा 1.17 इक्वल टू 1 प्लस 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 ब्रैकेट t माइनस 27। तो मैंने 100 से इधर डिवाइड कर दिया, तो बाकी सब कुछ ठीक है। आपको सब्ट्रैक्ट Yes, sir. करना आता है ना, तो 1.17 में से ये 1 साइड चेंज होने के बाद सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 0.17. इक्वल टू 10 टू दी पावर पूरा लिखना पड़ेगा 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 t माइनस 27। भाई आंसर आ गया होगा कुछ बच्चों का तो? Yes, sir. कितना 1027, Yes, sir. है ना। फाइनल आंसर ये आ गया होगा 1027 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो बताइए भाई आगे क्या करें, कुछ डिवाइड हो रहा है क्या? Yes, sir. 0.17 डिवाइडेड है 1.7 इक्वल टू कितना होता है 10 टू दी पावर माइनस 1। सही है क्या? Yes, sir. तो मैं 0.17 को 1.7 से डिवाइड करूं तो ये आएगा, बट यहाँ पर 10 टू दी पावर माइनस 4 भी है तो हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं। तो देखिए t माइनस 27 इक्वल टू क्या होगा 0.17 डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 10 टू दी पावर माइनस 1 डिवाइड दिया था अभी, और ये 10 टू दी पावर माइनस 4 ऊपर जाकर 10 टू दी पावर प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स 1000। कुछ बताएं भाई। Yes, sir. Yes, sir. 10 टू दी पावर प्लस 3 रहेगा 1000। तो T इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड। वो हाई टेम्परेचर जिस पर रेजिस्टिविटी, जिस पर रेजिस्टेंस 117 हो जाएगा, वो हाई टेम्परेचर है ये 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमने तो बहुत डिटेल में स्टेप्स लिखे हैं। एग्जाम में फॉर्मूला लिखकर, है ना, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। एग्जामिनर फॉर्मूला देखता है, वैल्यूज सही पुट की है ये स्टेप चेक करता है, और उसके बाद डायरेक्ट वो यहाँ देखता है आंसर सही है क्या। बीच में आपने कैसे कैलकुलेशन की है, हर स्टूडेंट का मेथड अलग हो सकता है। तो हम लोग भी जब बोर्ड की कॉपीज चेक करते हैं तो वहाँ इंस्ट्रक्शन भी होते हैं, हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, लास्ट में यूनिट देखी जाती है, यूनिट लिखी है, यूनिट नहीं होने पर हाफ मार्क कट कर लिया जाए। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी होती है।
हाँ भाई, कुछ मिस्टेक, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हो गया सबका? इन्फॉर्म कर दें एक बार। Yes, sir. है ना, आगे बढ़ सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, हमने एक्सरसाइज का 3.4 3.5 और ये क्वेश्चन तो कर रही फर्स्ट क्वेश्चन भी देख लें। 3.1 क्वेश्चन, 3.1 में कह रहे हैं कि कोई बैटरी है ना, उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, ईएमएफ गिवन है। तो देखिए गिवन क्या है, कोई बैटरी है जिसका जिसका ईएमएफ, आई थिंक देखना फर्स्ट क्वेश्चन में ईएमएफ कितना है, 10 वोल्ट होना चाहिए और इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 0.4 ओम, स्मॉल आर की वैल्यू है ना। आपसे पूछ रहे हैं इस बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ कर सकते हैं, इस बैटरी से सर वो 12 वोल्ट है। कहाँ पर सर 10 की जगह 12 वोल्ट है। 10 की जगह 12 वोल्ट है। चलिए, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इसलिए डेटा हम वही लेंगे, तो ये अब करेक्ट हो गया। तो इस बैटरी से मैक्सिमम करंट जो ड्रॉ कर सकते हैं उसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, और लैंग्वेज अगर टेक्स्ट बुक की देखें तो आई थिंक है ना, किसी कार की ये बैटरी है, उससे मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस आपको पता होगा जब हम किसी एक्सटर्नल रजिस्टर को ऐसे दिखा देते हैं तो सर्किट में आई करंट फ्लो होता है ना, तो उस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। लिखा हुआ है आपके पास फॉर्मूला, जब हम रिलेशन बिटवीन पी वी आर ये सब कर रहे थे, ठीक है ना। तो किसी भी सेल से या बैटरी से ड्रॉ होने वाला करंट इस फॉर्मूले से आता है, ठीक है। सेल का ईएमएफ गिवन है, चेंज नहीं होगा। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है, चेंज नहीं होगा। तो गाइस ये जो रेजिस्टेंस है अब किस पर डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो सर्किट का करंट कम होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट ज्यादा होगा ना। तो आपसे पूछा क्या है, मैक्सिमम करंट, तो आपको क्या लिखना होगा, इफ, या ऐसे हम कहें व्हेन R इक्वल टू 0 देन I इक्वल टू I मैक्स। तो एक कंडीशन मैंने बता दी, क्वेश्चन नंबर 3.1 के लिए इस कंडीशन को यूज देना पड़ेगा। तब तक करंट मैक्सिमम नहीं होगा जब तक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा, है ना। तो एक ऐसा कंडक्टर ले जिसका रेजिस्टेंस नियरली इक्वल टू 0 है, तब सर्किट का करंट मैक्सिमम होगा। ओके, सो I मैक्स इक्वल टू EMF अपॉन स्मॉल आर। भाई 30 एम्पियर आ रहा है क्या, देखो, यस सर। यस सर। है ना। EMF की वैल्यू आपने कहा 12 वोल्ट है 3.1 में, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.4 ओम है। तो आप सॉल्व करना, आंसर आएगा 30 एम्पियर। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया, द मैक्सिमम करंट विच कैन ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज ओनली व्हेन इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 0। तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी कब, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 होगा। इन दोनों की वैल्यू तो फिक्स है, तो आई किस पर डिपेंड करेगा, कैपिटल आर पर। गॉट इट, आगे बढ़ सकते हैं क्या, कुछ बताएं। Yes, sir. और ये जो फॉर्मूला है, ये जो स्टूडेंट्स रोज रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं, जिनकी मेमोरी अच्छी है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अभी भी जो बच्चे थोड़ा है ना रेगुलरिटी से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो वो पढ़ें, आपको फॉर्मूला मिलेगा। जब हम सेल पढ़ रहे थे तो सेल के बाद की कहानी है। ओके, इसी को देखकर आप चेक कर सकते हैं कि ईएमएफ क्या होता है। तो ईएमएफ होता है आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। अभी आई कैपिटल आर क्या होता है, वी, और v के लिए हम ऐसा भी लिखते हैं v इक्वल टू EMF माइनस आई आर। ये फॉर्मूले सब इंटरलिंक्ड है। हमें क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है उसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट्स इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 3.2, उसमें एक सेल की बात हो रही है जिसका EMF गिवन है, सेल है तो मैं सेल कर देता हूँ। EMF सेकंड क्वेश्चन का आई थिंक 10 वोल्ट है ना,
और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है 3 ओम, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन नहीं है, सर्किट का करंट गिवन है। देखो क्वेश्चन इस तरह से, तो क्या क्या गिवन है, सेल का ईएमएफ, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, सर्किट का करंट। अब आपको दो चीजें पता करनी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है और है ना टर्मिनल वोल्टेज कितना है। तो सेल के जो दो टर्मिनल होते हैं ए और बी, उसके बीच में रेजिस्टेंस कितना है। अब कौन है भाई, निशांत, मनुल, हाँ भाई इक्वेशन डायग्राम बना लिया, किसका है ये 3.2 सॉल्यूशन। पहले क्या पता करें भाई, पहले हम V पता कर सकते हैं ना, कैपिटल V माइनस IR। टर्मिनल वोल्टेज पता कर लीजिए पहले आप, टर्मिनल वोल्टेज, और मुझे बता दीजिए कितना वोल्ट है। किसी भी सेल की टर्मिनल वोल्टेज इस फॉर्मूले से पता करते हैं, ईएमएफ, करंट, सबकी वैल्यू पुट करके बताइए। 8.5 Yes, sir. है ना, तो 10 वोल्ट माइनस 0.5 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 10 माइनस 1.5। ओके, तो पहला आंसर टर्मिनल वोल्टेज 8.5 वोल्ट। ओके, दूसरा काम आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता लगानी है। तो अगेन ये कैपिटल V ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी कुछ होता है। हाँ यार, तो कैपिटल V ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है यार, क्योंकि A और B के बीच में जो टर्मिनल वोल्टेज है वही इस कैपिटल R के जो दो एंड है उनके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि ये एंड डायरेक्ट A से कनेक्टेड है और ये एंड डायरेक्ट B से कनेक्टेड है। इसलिए V इक्वल टू जब पता लगा लिया तो V इक्वल टू IR से R इक्वल टू क्या लिखेंगे, V बाय I। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ पता लगी, 17. बिल्कुल सही, R इक्वल टू 17 ओम। डन। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक का सेकंड क्वेश्चन। तो हमने एक टॉपिक किया, 3 क्वेश्चन की, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है और जो टाइम है उसमें एक क्वेश्चन और हो जाएगा। आप सोचेंगे टाइम तो बहुत सारा है और सर कह रहे हैं एक ही क्वेश्चन होगा, तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। हाँ भाई आगे बढ़ सकते हैं, Yes, sir. ठीक है ना। तो 3.1 से लेकर 3.6 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं। कुछ सेल के रजिस्टर के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिए थे। अब आप क्वेश्चन नंबर 3.9 भी हो गया ना, 3.9 हो गया ना गाइस, 3.9 नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 3.9। गाइस सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3.9 का सर्किट डायग्राम बनाएं, एक्सरसाइज का ही है। हमें करना क्या है, हमें डिफरेंट ब्रांचेस में करंट पता लगाना है। तो डायग्राम बनाना है आपको, इस सर्किट डायग्राम को बड़ा बनाना है। 5 ओम, हर ब्रांच में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये रजिस्टर है 10 ओम, ये है 5 ओम। टोटल 5 रेजिस्टेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें। लेट ये ए एंड है, यहाँ पर एक बैटरी जिसका वोल्टेज है 10 वोल्ट और इसका कुछ रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी विच इज 10 वोल्ट 10 ओम, ठीक है। सर्किट तो मैंने बना दिया, एंड्स को नेमिंग कर देते हैं। ये जंक्शन पॉइंट ABCD, और इसको आप है ना, ये बैटरी है, सोर्स है, तो
इसको आप एस नेमिंग कर दो स्टोर्स के लिए। डायग्राम हो जाए तो मुझे बता दो, डायग्राम कंप्लीट हो जाए तो इन्फॉर्म कर, Yes, sir. है ना। आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, मैच भी कर सकते हैं। 3.9 क्वेश्चन है और लेंथी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे होने लग जाते हैं तो समझिए अच्छी बात है। बाकी लोग सर्किट डायग्राम होते ही इन्फॉर्म कर देना। डन। Yes, sir. यस सर। सभी ने कर दिया ना। सर्किट डायग्राम के नीचे लिख लीजिए, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन ईच ब्रांच। डिटरमाइन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन ईच ब्रांच। तो हमें हर ब्रांच में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पता लगाना है। हर ब्रांच मतलब ए बी में कितना करंट होगा, ब्रांच है। दो जंक्शन पॉइंट के बीच में एक ब्रांच होती है, बी सी के बीच में कितना करंट होगा, सी डी, डी ए और एक डायगोनल है बी डी। तो 5 ब्रांचेस हैं जिसमें करंट पता लगाना है, 5 ब्रांचेस, ठीक है। और गिवन जो है वो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यूज गिवन है, बैटरी का वोल्टेज गिवन है, ठीक है। तो हम किरचॉफ्स जंक्शन रूल देन किरचॉफ्स लूप रूल यूज लेकर काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैटरी से आने वाले करंट को एज्यूम कर लेते हैं। लेट वो करंट है I1, करंट है I1, ठीक है, I1 सर करंट। यस बोलिए। सर बुक में सर जो रेजिस्टेंस आपने नीचे लगाया ना 10 ओम का, वो इधर है ऐसा, यस है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैं बैटरी हटाकर इधर लगा दूं, रजिस्टर इधर लगा दूं, फर्क नहीं पड़ता। तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बातें आपका ब्रेन, आप भी फ्लेक्सिबल हो जाएं कि अगर मैं बैटरी इधर लगा दूं, रेजिस्टेंस इधर लगा दूं, तो इस आई को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, बैटरी के वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, दैट्स। हाँ भाई, तो ये I1 करंट ए जंक्शन पॉइंट पर 2 पार्ट में डिवाइड होगा गाइस, होगा ना। Yes, sir. बिल्कुल डिवाइड होगा। कैसे करें डिवाइड, कैसे डिवाइड करें। हाँ भाई, कोई आवाज आई नहीं। I1 by 2, I1 by 2. I1 बाई टू, I1 बाई टू। देखो, तो कल हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें सारे रजिस्टर्स इक्वल वैल्यू के थे, तो इक्वल डिवाइड कर दिया था। आज वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इसलिए मैं बार बार आपसे पूछ रहा था और मुझे लग भी रहा था शायद आंसर ऐसा आएगा। यहाँ पर 5 ओम है, बट यहाँ 5 ओम नहीं है, 10 ओम। यहाँ 10 है तो यहाँ 10 नहीं, इक्वल रेजिस्टेंसेस नहीं है, तो करंट इक्वली डिवाइड नहीं होगा। तो हमें सिंबल देने पड़ेंगे। लेट ये करंट है I2, तो यहाँ पर करंट क्या होगा, I1 माइनस I2, मानते हैं ना बचा हुआ करंट। अगर I1 Yes, में sir. से 3 एम्पियर इधर चला गया, है ना, अगर I1 की वैल्यू है मान लो कुछ 12 एम्पियर, कुछ भी मान सकते हैं, 10 एम्पियर, उसमें से 3 एम्पियर इधर चला गया, तो रिमेनिंग करंट इसमें से जाएगा ना। तो अगर I1 में से I2 एम्पियर करंट इधर चला गया, तो रिमेनिंग करंट A से D की तरफ जाना ही जाना है, I1 माइनस I2। तो इस तरह से हमने इमेजिन कर लिया। अब I2 करंट B जंक्शन पॉइंट पर डिवाइड होगा गाइस, Yes, sir. Yes, sir. डिवाइड होगा, है ना। तो I2 में से मान लेता हूं नीचे, है ना, B से D की तरफ इस ब्रांच में I2 में से I3 करंट नीचे चला गया, तो B से C की तरफ रिमेनिंग करंट कितना होगा, I2 minus I. वेरी गुड, I2 माइनस I3। ये गाइस दिख रहे हैं ना आपको, I1 I2 I3 सब। Yes, sir. तो सबसे पहले हमने बैटरी से टोटल करंट जो निकल रहा है वो I1 एज्यूम किया, I1 ए जंक्शन पॉइंट पर डिवाइड हुआ, हमने एक सिंबल कह दिया I2, तो ऑब्वियसली इस ब्रांच का सिंबल क्या होगा, I1 माइनस I2 एम्पियर। I2 बी जंक्शन पॉइंट पर डिवाइड होगा, एज्यूम कर लिया B से D की तरफ करंट है I3, एज्यूम करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली B से C की तरफ रिमेनिंग करंट क्या होगा, ओके।
अब मुझे कोई बताएं डी से सी की तरफ करंट कितना होगा? इंटरेस्टिंग। I1 हो minus जाएगा I2 सर। plus I3। minus I2 plus I3. बिल्कुल सही। I1 माइनस I2 इधर से आ रहा है, I3 ऊपर से आ रहा है, तो एड अप हो जाएगा। I1 माइनस I2 इधर से आ रहा था, ऊपर से कितना आ रहा है? तो प्लस I3। तो ये वो करंट है जो डी से सी की तरफ जाएगा, और सी जंक्शन पॉइंट पर दोनों तरफ से बी से जो करंट आ रहा है और डी से जो करंट आ रहा है एड अप होगा, और गाइस कितना हो जाएगा? I1 ऑलरेडी लिखा I1। हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। रीजन, इस ब्रैकेट को आप ऐड करेंगे, आपको I1 ही मिलेगा। चेक कर लिया होगा आपने। तो अपने अपने सर्किट डायग्राम पूरे हो जाए तो बताना, और मे भी आप बुक में देखेंगे तो I3 की डायरेक्शन कुछ अलग मिलेगी। चेक करें, बताएं मुझे। I3 की डायरेक्शन के बारे में कोई बताएं, हमारे वाली है या अलग है? सर सेम है। सर सेम है, यही है। सेम है ना? यस सर। सेम है, तो चलिए ठीक है, बुक में जो है वैसी बन गई, तो चलिए हम चेंज नहीं करते। आई थिंक आप लोगों ने बना लिया होगा। हाँ भाई, तो पहला काम हमने कर लिया, जंक्शन रूल यूज लेकर करंट दिखा दिया है ना। अब हमें लूप रूल यूज लेकर I1 I2 I3 पता लगाने हैं, तब जाकर हम इंडिविजुअल ब्रांचेस के करंट पता लगा लेंगे। आप खुद सोचिए, अगर I1 I2 I3 इन तीनों की वैल्यू आपको मालूम हो जाए, पता लग जाए, तो आप हर ब्रांच का करंट बता देंगे ना, हर ब्रांच का करंट पता लगा लेंगे। तो हमें ये 3 वेरिएबल्स पता लगाने हैं। अब आपको 10th क्लास का एक कॉन्सेप्ट मैं याद दिला दूं, अगर आपको कोई 2 वेरिएबल पता लगाने होते हैं, लाइक x एंड y और a एंड b, इस तरह से अगर कोई 2 वेरिएबल पता लगाने होते हैं, तो आपको उन 2 वेरिएबल में 2 रिलेशन पता होने चाहिए, लीनियर रिलेशन। 10th में है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ऐसा कुछ। यस सर। तो अगर आपको 2 इक्वेशन गिवन हो बिटवीन 2 वेरिएबल्स, तो आप उनको सॉल्व करके, डिफरेंट मेथड होते हैं, है ना, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उन मेथड से आप उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू पता लगा लेते हैं। 2 वेरिएबल हो तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए। अब हमारे इस क्वेश्चन में, इस सर्किट डायग्राम में टोटल अननोन फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है? 3, I1 I2 I3, इन तीनों का पता लगाना है। तो अब मैथमेटिक्स थोड़ी और आगे की, है ना, एडवांस। तो 3 अननोन क्वांटिटीज को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 3 इक्वेशंस होनी चाहिए बिटवीन देम। उन 3 इक्वेशंस को म्यूचुअली सॉल्व करके आप I1 I2 I3 का पता लगा सकते हो। तो अगर 2 अननोन क्वांटिटी होती तो मैं 2 इक्वेशन बनाकर सॉल्व करके दोनों का पता लगा लेता, बट मुझे I1 I2 I3 तीनों का पता लगाना, तीनों का, तब जाकर मैं आगे का काम कर पाऊंगा, इंडिविजुअल ब्रांचेस में करंट बता पाऊंगा। तो हम लूप सेलेक्ट करते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। तो किरचॉफ के लूप रूल से ही आप इक्वेशंस बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ लूप सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला लूप जो आपको सेलेक्ट करना है, A B D A, दिखाई दे रहा है ना गाइस? तो लिखिए इन लूप A B D A, A से A तक हो गया क्लोज। इस लूप में लूप रूल यूज लेते हैं, इन लूप A B D A फ्रॉम लूप रूल। A B से स्टार्ट करते हैं गाइस, है ना, क्लॉकवाइज चलते हैं। मैं थोड़ा एरो बना देता हूँ, आई थिंक आपको दिख जाएगा, ये एरो क्लॉकवाइज वाला है, ठीक है। तो अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं A से, तो सबसे पहले हमें 10 ओम का रजिस्टर मिलता है। उस 10 ओम के रजिस्टर में करंट कितना है? I2। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा बताइए? -10 I2। -10 I2, वेरी गुड, -10 I2, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इधर हाई पोटेंशियल होगा, इधर हाई पोटेंशियल होगा, इधर लो पोटेंशियल होगा। लो माइनस हाई नेगेटिव आपको कल बताया। चलिए B से D की तरफ बताइए क्या करें?
Second माइनस 5 I3 -5 I3, वेरी गुड। देन डी से ए की तरफ, अब बताइए डी से ए की तरफ, हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं सर। तो यहाँ आपने सही बताया माइनस, यहाँ भी सही बताया माइनस, बट डी से ए की तरफ आप प्लस आ आते जाएगा हैं सर। तो प्लस आ जाएगा। Plus। प्लस क्यों आ जाएगा? क्योंकि आप डी से ए की तरफ आ रहे हैं, तो ये है लो पोटेंशियल वाला एंड और ये है हाई पोटेंशियल वाला। तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट एंड पर पोटेंशियल माइनस प्रीवियस एंड पर पोटेंशियल, आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव, है ना। तो पॉजिटिव क्यों? करंट के अपोजिट आ गए ना, इसलिए यहाँ करंट की डायरेक्शन में है, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यहाँ करंट की डायरेक्शन में है, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यहाँ करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो क्या लिखूं? 5 ब्रैकेट I1 माइनस I1 I2 माइनस I2। हाँ भाई, इक्वल टू क्या होता है? 0 जीरो होता है। जीरो ही बताया था किसने? किरचॉफ ने अपने लूप रूल में, सेकंड रूल में। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सिंप्लीफाई करें। -10 I2, यहाँ ये मैंने 50 लिख दिया और था कितना? 5। ये -5 I3 प्लस 5 I1 -5 I2 और इक्वल टू क्या है? 0, इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए भाई। 5 I1, हाउ मेनी I2? सही लिख रहा हूं? Yes sir. 10 प्लस 5 माइनस के है ना, -10 -5 -15 और -5 I3 इक्वल टू 0। तो इसे आप इक्वेशन 1 मार्क कर दें। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। 5 कॉमन आ रहा है ना सर। 5 कॉमन लेके 0। चलिए बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन इसका कर सकते हैं, है ना, 5 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या करें? I1 -3 I2 -I3 इक्वल टू 0। तो अच्छा करा आपने 5 को कॉमन लेकर 0 के नीचे पहुंचा दिया। अभी ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। यस सर। अभी ठीक है। तो हमने किस लूप को यूज लिया? इस लूप को यूज लेकर बिल्कुल जो किरचॉफ ने हमें रूल बताया, उस रूल को यूज लिया इस लूप में। पोटेंशियल ड्रॉप्स का अलजेब्रिक सम इस तरह से होता है, और वो पता कैसे लगाते हैं? नेक्स्ट एंड पर पोटेंशियल माइनस प्रीवियस एंड पर पोटेंशियल। तो लो पोटेंशियल माइनस हाई पोटेंशियल नेगेटिव ही होगा। यहाँ पर भी नेक्स्ट एंड पर पोटेंशियल माइनस प्रीवियस एंड पर पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल माइनस हाई पोटेंशियल नेगेटिव ही आएगा। बट यहाँ पर आप देखें तो करंट के ऑपोजिट चल रहे हैं। इसका मतलब करंट तो हमें पता है, करंट ऑलवेज कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट की डायरेक्शन ऑलवेज कहाँ होती है? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो करंट अगर A टू D है, इसका मतलब ये जो ब्रांच है यहाँ पर हाई पोटेंशियल होगा और ये जो पार्ट है यहाँ पर लो पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने का मेथड फिक्स है, नेक्स्ट एंड पर पोटेंशियल माइनस प्रीवियस एंड पर पोटेंशियल। तो इस हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा इस ब्रांच के लिए। तो आप अगर सिंपल लॉजिक भी बना लें कि करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव, आप ले सकते हैं। ओके, एक और लूप है इसके राइट साइड में, क्या है? BCDB। तो इस लूप को भी ले लेना। करें काम स्टार्ट। इक्वेशन 1 के बाद लिखिए नाउ इन लूप, और आपसे पूछूंगा अब, है ना, इन लूप BCDB फ्रॉम लूप रूल। तो बताइए भाई क्या सोच रहे हैं आप? तो इस लूप में लूप रूल यूज लेकर B से C तक इस ब्रांच में बताइए क्या लिखें? -5 -5 ब्रैकेट में I2 -I3। I2 -I3। ये जो आप लोग बोल रहे हैं, सभी लोग ये चीज सीख जाएं तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे। ओके, तो इस लूप में 3 ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच की बात तो बिल्कुल सही बता दी। नेक्स्ट हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं,
सर प्लस 10 हाँ होगा। +10, वेरी गुड, क्योंकि करंट आ रहा है डी से सी की तरफ और हमने हमारा रूल फिक्स किया हुआ है, हम ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो सी से डी की तरफ जब आप जाते हैं तो +10 और ब्रैकेट में क्या आएगा, करंट, विच इज I1 minus I2 माइनस plus आई I3. टू प्लस I3। सेकंड ब्रांच का काम बिल्कुल सही बता दिया। अब लास्ट ब्रांच डी सर टू वापस Plus plus five, 5 plus five, plus plus 5 five. I3 +5, बिल्कुल सही, +5 ब्रैकेट में I3, ये लीजिए, is equal to इक्वल 0. टू भी बता दें, 0. इक्वल टू 0, ये हमें किरचॉफ ने बताया था और बिल्कुल सही बताया था। इस लूप में भी कोई बैटरी है ही नहीं, इस लूप में भी कोई बैटरी है ही नहीं। ओके, थोड़ा सॉल्व करना है और इक्वेशन 1 के जैसा सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाना है इक्वेशन नंबर 2। तो फटाफट करते हैं, -5, या पहले ही ऐसा कर देते हैं ना, 5 से कैंसिल करके, है ना। तो अगर मैं 5 से कैंसिल करूं तो क्या आता है, माइनस I2 माइनस माइनस प्लस I3, चेक करते रहना है ना। 5 से कैंसिल किया तो यहाँ क्या आया था, 2, ठीक है। तो 2I1 माइनस 2I2 प्लस 2I3, कुछ गड़बड़ तो नहीं की, अंडरलाइन देख लो। सेकंड स्टेप को सॉल्व कर दिया मैंने, 5 तो पहले ही कैंसिल कर दिया पूरी इक्वेशन में। तो ये 1, ये 2 और ये 1, लास्ट प्लस I3 इक्वल टू 0। तो बताइए भाई, ठीक लिखा? नेक्स्ट स्टेप, Yes sir. हाउ मेनी I1, ऑर्डर में लिख रहे हैं। सबसे पहले I1, 2I1. 1 and only 2I1। हाउ मेनी I2s, Minus -1 3. -2, इसलिए माइनस का 3I2, और तो नहीं बचे ना I2, बिल्कुल ठीक है। अब I3 है, एक तो ये है Plus और 4. 2 ये है, और 4I3 +4I3 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। मैंने आपको एम तो पहले ही क्लियर कर दिया। हमें अननोन फिजिकल क्वांटिटीज I1, I2, I3 इन तीनों का पता लगाना है, और पता लगाने के लिए हमें 3 इक्वेशंस फॉर्म करने हैं बिटवीन I1, I2 एंड I3। 2 हो गए, तीसरा कोई लूप, टाइम तो है ना? यस, इक्वेशन नंबर 3 हम बना लेंगे। इक्वेशन 3 बनाने का काम हमें आज करना है। बताइए, तीसरा कोई लूप, A B C S A. ABCDA ए बी सी, CDA. हाँ, अगर ए बी सी डी ए ले लिया ना लूप, तो वो भी क्या होगा, इक्वल टू 0, Yes, sir. क्योंकि यहाँ भी कोई बैटरी या सोर्स तो कुछ है नहीं, इक्वल टू 0 होगा। जब तीनों इक्वेशन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 होंगे, तो आपको ना I1 मिलेगा, ना I2 मिलेगा, ना I3 मिलेगा। I1, I2, I3 में रिलेशन मिलेगा, बस वैल्यू नहीं मिलेगी। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन ऐसा भी होना चाहिए जिसकी वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं हो। इसलिए इस क्वेश्चन में आप में से किसी ने कहा भी था A B C S A, तो एक ऐसा लूप लेना होगा जिसमें इस बैटरी का, है ना, एक तरह से ये बैटरी भी इंक्लूड हो। एक और ऑप्शन भी है आपके पास, A, ध्यान से देखें, A B C S A, ये भी ले सकते हैं। तो थर्ड लूप में आपके पास एक 2 ऑप्शन है, A B C S A या फिर A B C S A, कोई सा भी ले, आंसर तो सेम ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इन लूप A B C S A। इस लूप दिखाई दिया सभी को, A B C S A। फटाफट बताइए, ये जैसे लिखा है ना, हम वैसे ही चलेंगे, A से A तक इस अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम चलेंगे। तो सबसे पहले कौन सी ब्रांच मिलेगी, AB। AB. तो सर माइनस का 10 माइनस का 10, आगे बोलो, I2. I2, एग्री? बाकी लोग लूप रूल, Yes sir. माइनस का 5 फ्रॉम लूप रूल, माइनस का 5 बोल रहे हैं। Yes, sir. I2 minus I2 ठीक minus है। I3. I2 minus I3. और ब्रैकेट में लिख देता हूँ I2 माइनस I3, ठीक है। आगे बताएं, अब नीचे आना है हमें S की तरफ, C सर से S की तरफ। प्लस का 10
नहीं, उससे पहले -10 -10 I1 I1 आएगा करंट इसमें भी तो है ना, तो करंट की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो क्या लिखें, -10 I1 और +10 +10 = 0। याद है ना, क्योंकि हम नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहे हैं, तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल पॉजिटिव ही आएगा 10। सही लिखा है मैंने, बता दें भाई जल्दी, है ना। बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इक्वेशन बनाते हैं इक्वेशन। तो 5 से कैंसिल कर देते हैं सबसे पहले, तो माइनस का 2 I2 माइनस का I2 माइनस माइनस प्लस I3 माइनस का 2 I1 प्लस का 2 = 0। देखो 5 से कैंसिल सही कर दिया, और यहाँ मैंने ब्रैकेट ओपन भी कर दिया है, माइनस ये आ गया माइनस, और माइनस माइनस प्लस। तो क्या करूं, माइनस का 2 I1 माइनस का 3 I2 plus I3 प्लस का I3 is equal to 2 इक्वल minus टू 2 माइनस minus 2 yes sir yes sir इस पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से प्रोडक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 I1 प्लस 3 I2। करें या नहीं करें, या रहने देते हैं, बताइए आप। sir कर देते हैं sir नो चलिए। कर देते सर। नहीं, अर्धा अब सर अब मन चेंज हो गया, यहाँ पर प्लस का 2 I1 दिख रहा है ना, तो यहाँ माइनस का 2 I1 रहने ही दो आप। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3, ये दिख तो रहा है ना। यस तो क्योंकि जैसे हम इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे, I1 एलिमिनेट हो जाएगा। इक्वेशन 1 को नंबर 2 से प्रोडक्ट करके, ये नंबर है ना जो मैथमेटिक्स का नंबर होता है, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से प्रोडक्ट करके 3 में ऐड कर देंगे, एक और इक्वेशन मिलेगा। तो इक्वेशन 1 2 3 फॉर्म करना था हमें, फॉर्म कर लिया, सॉल्व करके I1 I2 I3 पता करेंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। हाँ भाई, हो गया यहाँ तक का काम। यस सर यस तो आप लोग इनको सॉल्व करना, कल मैं भी क्लास का स्टार्ट होते ही इनको सॉल्व करूंगा, और हम I1 I2 I3 पता लगाएंगे। जो आपकी टेक्स्ट बुक में आंसर आ रहा है वो हमारा भी आना चाहिए, है ना। तो इन क्वेश्चंस को करने के मेथड अलग अलग हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे मेथड होते हैं, है ना। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन एम चेंज नहीं होता, आंसर वही आता है। ओके स्टूडेंट, तो आज क्लास को तो यहाँ स्टॉप करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सर thank you sir Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन।